नमस्कार। डिजाइना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कोरोना के कहर के बीच में मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। ये छोटा विस्तार है, पहले चरण का विस्तार है। केवल 5 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 3 मूल भाजपा के हैं और 2 ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत ही नज़दीकी और कट्टर समर्थक हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 मई के बाद एक बड़ा विस्तार होगा, जिसमें भाजपा के उन तमाम दिग्गज नेताओं को समायोजित किया जाएगा जो आज मंत्री बनने से रह गए हैं। फिलहाल इन 5 मंत्रियों को कोई विभाग नहीं दिया गया है, बल्कि 2-2 संभागों की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे तुलसीराम सिलावट को इंदौर के साथ सागर दिया गया है, या गोविंद राजपूत को भोपाल के साथ ग्वालियर दिया गया है। तो ये तमाम जवाबदारियां इस लक्ष्य के साथ दी गई हैं, इस उम्मीद के साथ दी गई हैं कि जो कोरोना की महामारी मध्य प्रदेश में पैर पसार रही है, उस पर काबू पाना है, उस पर नियंत्रण पाना है और सबसे पहले मध्य प्रदेश को कोरोना से मुक्त करना है, जैसे अरुणाचल हुआ, जैसे गोवा हुआ, जैसे मिजोरम हुआ। और यही प्राथमिक दायित्व, यही प्राथमिक कर्तव्य है मंत्रियों का कि वो कोरोना से लड़ें, समन्वय बनाएं। किसानों की फसल कट चुकी है, उसकी खरीदी में काम करें, निर्माण कार्य शुरू करवाएं ताकि मजदूरों को काम मिल सके, आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाएं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गतिशील और गतिमान बनाएं। इन्हीं छोटे लक्ष्यों के साथ, जो दिखाई छोटे लक्ष्य रहते हैं लेकिन हैं बहुत बड़े, इन लक्ष्यों के साथ मंत्रियों को जवाबदारी दी गई है। शिवराज सिंह ने बहुत ज़बरदस्त क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है। अगर बात करें तो नरोत्तम मिश्रा चंबल और ग्वालियर संभाग से हैं, गोविंद राजपूत बुंदेलखंड से हैं, कमल पटेल मध्य भारत, जिसको हम भोपाल, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, नर्मदापुरम कहते हैं, वहाँ से हैं, तुलसी सिलावट इंदौर और उज्जैन संभाग से हैं, और मीना कौशल महाकौशल यानी कि शहडोल, उमरिया, रीवा, सतना से हैं। तो इस तरह से एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश की, जिसमें जाति संतुलन का भी ध्यान रखा है शिवराज सिंह जी ने। ओबीसी वर्ग से कमल पटेल हैं, ब्राह्मण वर्ग से नरोत्तम मिश्रा हैं, क्षत्रिय वर्ग से गोविंद सिंह राजपूत हैं, आदिवासी वर्ग से ट्राइबल से मीना सिंह हैं और अनुसूचित जाति वर्ग से तुलसीराम सिलावट हैं। अनुभवी लोग हैं। 6 बार के विधायक हैं नरोत्तम मिश्रा, 5 बार के विधायक हैं गोविंद सिंह राजपूत, 4 बार के विधायक हैं तुलसीराम सिलावट, कमल पटेल 5 बार के विधायक हैं, मीना सिंह 4 बार की विधायक हैं। सब लोग पहले कभी ना कभी मंत्री रहे हैं, मंत्री पद का अनुभव है और उम्मीद की जाती है कि शिवराज सिंह चौहान, जो अब तक सुपरमैन की तरह लगातार 29 दिन से अकेले काम कर रहे थे, ये भी पूरे भारत में एक रिकॉर्ड है। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने अकेले लगातार 29 दिन तक अकेले काम नहीं किया। मंत्रिमंडल 2-4 दिन में बन जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा बिरला उदाहरण है देश का कि 29 दिन तक मुख्यमंत्री अकेले काम करते रहे। तो ये बड़ी उपलब्धि है। और अब जो टीम शिवराज बनी है, वो कैसे काम करेगी, क्या काम करेगी और क्या उम्मीद है इस टीम से हम कर सकते हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज पैनल डिस्कशन में मौजूद हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार, प्रवीण खारीवाल जो स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और कमल कस्तूरी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, उम्मीद तो की जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें सिंधिया जी के वो तमाम नेताओं को पहली बार में ही शामिल किया जाएगा, लेकिन बाद में कोरोना ने पैर पसार लिए और प्राथमिकताएँ कुछ और हो गई। लेकिन अब बहुत ही छोटा मंत्रिमंडल ये आया है, तो बड़े मंत्रिमंडल की आप कब तक उम्मीद कर रहे हैं? कब तक एक बड़ा विस्तारित मंत्रिमंडल जो आएगा? देखिए, कोरोना के कहर ने एक नैनो मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश में दिया है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बेमन से और एक मजबूरी में मंत्रिमंडल बनाया है। इसकी वजह यह है कि चूँकि चौथी बार के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें कामकाज का लंबा अनुभव है और मध्य प्रदेश में छोटा मंत्रिमंडल बनाने की दिलचस्पी उनकी इसलिए नहीं थी क्योंकि इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक वैमनस्यता, कटुता पैदा होती और वो शुरू भी हो गई है। तो लेकिन कांग्रेस के दिग्गज 2 नेताओं ने 2-3 दिन पहले राष्ट्रपति से एक सप्रमाण शिकायत करी, जिसमें उन्होंने कानून का हवाला देकर ये कहा कि न्यूनतम 12 सदस्यों का मंत्रिमंडल किसी भी राज्य में होना चाहिए। अनुच्छेद 160 सब एडिट 1 में ये प्रावधान है संविधान में। हाँ, उसके बाद ये दबाव बना कि एक मंत्रिमंडल भले ही छोटा हो बनाया जाए ताकि सामूहिकता का भाव रहे और कुछ अध्यादेश और महत्वपूर्ण निर्णय लिए उस पर कैबिनेट अपनी मोहर लगा सके।
तो गाए बगाए मन से बेमन से एक मंत्रिमंडल बना, जिसमें 2 पूर्व विधायक के रूप में सिंधिया समर्थक आए और 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के आए। इस तरह से आज इस मंत्रिमंडल ने, नैनो मंत्रिमंडल ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। शपथ के तत्काल बाद कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके बाद फिर इनको अपने अपने क्षेत्रों में जाने के संकेत मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि आप भोपाल में मत रुकिए, अपने अपने संभाग के जो। प्रवीण जी, एक बड़ा दिनों बाद एक ये भी देखने को मिला कि इसमें 2 ऐसे मंत्रियों को शामिल किया गया है जो विधायक नहीं है। बहुत पहले दिग्विजय सिंह ने इब्राहिम कुरैशी को मंत्री बनाया था इस तरीके से, जब वो मुरैना श्योपुर के थे, जिनको वो जीत कर नहीं आए थे, लेकिन उन्हें विधायक नहीं होते हुए मंत्री बनाया गया था। और बड़े दिनों बाद 2 ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जिन्हें 6 महीने में चुनाव जीत कर आना पड़ेगा, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट। हालांकि वो 9 मार्च तक विधायक थे, 9 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दिया और तब से वो विधायक नहीं है। तो ये भी एक मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय है। बिल्कुल, जिस समय आप दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं उस समय कांग्रेस का एक भी प्रतिनिधि अल्पसंख्यक विधायक जीत कर नहीं आया था। तो फिर वो एक समायोजन के लिहाज से अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया था। और जहाँ तक इधर पूर्व विधायकों की बात है, तो हमें मालूम है कि जो 6 मंत्री कमलनाथ सरकार में शामिल थे, उनसे उन्हें विधानसभा की सदस्यता से हटाया गया। तब वो उनका भी मंत्री बनना तय है, लेकिन सभी को अगले 6 महीने में अपनी अपनी विधानसभा में जोहर दिखाना होगा। कोरोना के साथ साथ ये भी उनके सामने चुनौती रहेगी कि वो अपने क्षेत्र में और विधानसभा में काम करके दिखाएं और लोगों की जो नाराज़गी है उसको दूर करें। और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी में वो हाल ही में शामिल हुए हैं, तो उन लोगों से भी घुले मिलें। तो ये कई सारी चुनौतियों से बहुत तेज़ी से सिंधिया समर्थक विधायक, पूर्व विधायकों को निपटना पड़ेगा। कमल जी, ये बात तो आप मानेंगे कि देखिए, नरोत्तम मिश्रा जैसे वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति को, जिनके पास मैं समझता हूँ 1 दर्जन से ज़्यादा विभागों का उनको अनुभव है, बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मुख्यमंत्री पद के भी वो दावेदार रहे हैं अपने समय में। केंद्रीय नेतृत्व को भी बहुत नज़दीक हैं नरोत्तम मिश्रा जी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पसंद भी माने जाते हैं, तो उनको भी इस टीम में शामिल किया गया है। तो उसका, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कमल पटेल, वो भी काफ़ी सारे विभाग संभाल चुके हैं, उनको भी अनुभव है, राजस्व मंत्री रहे हैं, तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। तो बाबूलाल गौर के मंत्रिमंडल में थे वो, शिवराज के मंत्रिमंडल में वो थे, मीना सिंह भी पुरानी मंत्री हैं। तो एक अनुभवी टीम हमारे पास है शिवराज जी के पास। तो अब जो काम जिस तेजी से चल रहा था उसको और गति मिलेगी, क्या उम्मीद करते हैं आप? बिल्कुल, इस चीज़ से आपका कहना ठीक है कि गति बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि एक कहीं न कहीं रोज़ मुख्यमंत्री जो है वो कलेक्टर कमिश्नरों से सामंजस्य उतना मतलब हो नहीं पाता। अब चूंकि ये लोग आ गए हैं, इनको सबको 2-2 संभाग की जिम्मेदारी दी है, तो कमिश्नरों के साथ ये बैठक करके हर चीज़ में ईजी हो पाएगा उनके साथ काम करने के लिए। मुख्यमंत्री के पास भी जो फीडबैक जाना चाहिए था, वो पूरी तरीके से फीडबैक मुख्यमंत्री जी को मिल नहीं पा रहा था। तो ये लोकल नेता होने के कारण, चूँकि इनके पास सब सामंजस्य है, इनके नीचे इनके नेता लोग हैं, नीचे छोटे लोग हैं, पार्षद हैं, सभी लोग हैं, इनके बैठने से क्या होगा कि नेता लोग अपनी बात इनके पास रख पाएंगे, ये अपनी बात अधिकारियों तक रख पाएंगे और मुख्यमंत्री तक रख पाएंगे, जिससे कि एक जो कोऑर्डिनेशन की कमी आ रही थी इंदौर में कोरोना से लड़ने में, उसमें इन सब की पूर्ति होगी इन सीनियर मंत्रियों के आ जाने के बाद। कमल जी, एक बात और भी है कि बहुत सारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनको भी मंत्री नहीं बनाया गया, जैसे गोपाल भार्गव हैं, राजेंद्र शुक्ला हैं, गौरीशंकर बिसेन हैं, यशोधराजे सिंधिया हैं, विश्वास सारंग हैं, और भी तमाम नेता हैं, सीतासरण शर्मा हैं, जगदीश देवड़ा हैं। बहुत सारे जिलों को प्रतिनिधित्व मिला है, बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं को प्रतिनिधित्व मिला है, भूपेंद्र सिंह को नहीं मिला है, रामपाल सिंह को मौका नहीं मिला है। तो आपको लगता नहीं कि बहुत जल्दी लॉकडाउन खुलते ही 3 मई को एक बड़ा मंत्रिमंडल की उम्मीद हम कर रहे हैं कि शायद इससे बने? अभी कोई बहुत जल्दी इसका मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं देख रहा है। थोड़ा सा अभी तो लॉकडाउन ही ऐसा लगता है कि 15 तक और जाएगा इन जिलों में, इंदौर, उज्जैन, भोपाल में 15 मई तक तो लॉकडाउन अभी जाएगा ही जाएगा। इसलिए अपन ये बोले कि बहुत ज़्यादा अभी सब जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं उन सबको जिनको आना है उनको अभी और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तो आप ये मान के चलें कि अगर अभी शिवराज जी का होता तो अभी वो मंत्रिमंडल बनाते ही नहीं, चूँकि बनाना था और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को एडजस्ट करना था, क्योंकि उनके कारण ही आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाए हैं। इसलिए उन्होंने 3 मंत्री अपने लेकर के और 2 मंत्री उनके लेकर के आप ये मान के चले कि एक समन्वय स्थापित किया है कि नहीं, हमने
आपने जो कुर्बानी दी थी या आपके लोगों ने जो कुर्बानी दी थी, हम उसके साथ हैं और इसमें कोई आपको दगा की कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग अब सब साथ में एक ही पार्टी के लोग हैं। प्रवीण जी, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें, उस फैक्टर की हम बात करें, तो देखिए वो 22 लोगों को लेकर आए, बहुत दबाव उन पर भी है कहीं ना कहीं। 22 लोगों को लेकर आए, वो बगावत करी, वो एक चीज़ थी, और उस बगावत के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना वो दूसरी चीज़ थी। और उनके 6 मंत्री तो थे ही थे। अब वो 6 मंत्री में से भी 2 मंत्री बने हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त कितनी ऑकवर्ड पोजीशन में होंगे कि पहले तो उनको अपने उन 4 मंत्रियों को समझाना कि उनको अभी मंत्री क्यों नहीं बनाया गया है, और इसके अलावा वो 3 मंत्री जिनको उन्होंने मंत्री बनाने का आश्वासन दिया है, बिसाऊलाल सिंह, एदल सिंह कंसाना और हरदीप सिंह डंग, एक और उसमें दत्ती गाँव, तो 4 मंत्री। तो ये 4-10 अगर, तो इन 4 मंत्रियों को और समझाना, तो ये कहीं ना कहीं अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त किस प्रेशर में या किस मूड में होंगे? क्या बिल्कुल सही बात उठाई आपने। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, जिस तरह की उनकी राजनीति करने की शैली है, ये दौर उनके जीवन का बड़ा विषम दौर है। कमलनाथ सरकार को गिराकर जो खुशी उनको मिली थी, उस खुशी में पहली सुई चुभई राज्यसभा के चुनाव स्थगित हो गए, जो उन्हें खुद के लिए लड़ाई लड़ी थी उन्होंने कि राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेके, फिर वो केंद्र में मंत्री बनना उनका लगभग तय था। एक काम वो रुका, दूसरा कोरोना के कारण मंत्रिमंडल विस्तार 29 दिनों बाद हुआ। इस बीच उनको जैसे ही खबर आई है, जेपी नड्डा, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान, इनसे कई बार बैठक करके ये गुजारिश करना पड़ी कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द करवाइए। फिर ये बात चली कि एक कार्यवाहक छोटा मंत्रिमंडल बने, फिर से वापस से बैठकों का दौर चालू हुआ। फिर ये तय करा कि नहीं, छोटा मंत्रिमंडल बनाना है तो आप मेरे 6 पूर्व मंत्रियों से ही काम चलाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को नहीं माना। 60-40 का जो एक रेशो तय हुआ है, उसके मान से इनके 2 मंत्री लिए गए हैं और 3 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के लिए गए। निश्चित तौर पर महाराज की जो राजनीतिक शैली है, उसमें इतने लोगों को एडजस्ट करना, उनको समझाना, वो सब उनकी वर्किंग में नहीं आता है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये एक बुरा दौर उनका चल रहा है, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि इनमें से अधिकांश विधायकों, पूर्व विधायकों को लग गया है कि उन्हें भविष्य में भी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वापस से एक दूसरे की तरफ ताका झाकी का दौर भी शुरू हो रहा है। इस तरह की खबरें अंदर खाने से आ रही है, क्योंकि अब ये एक सीन तय हो गया है कि लगभग 30-35 नाम तय हो चुके हैं, जो अभी या निकट भविष्य में जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें वो स्थान पाएंगे। तो अब जो बाकी लोग हैं उन पर कांग्रेस भी डोर डाल रही है, जो निर्दलीय सपा बसपा के लोग हैं उन पर एक बार फिर से एक्सरसाइज कांग्रेस चालू कर रही है, क्योंकि कम बहुमत वाली सरकार पहले भी थी, अभी भी है, और ये हमेशा यदि उपचुनाव नहीं, अभी तो बहुमत पूरा है प्रवीण जी, अभी आज की तारीख में तो बहुमत पूरा है उनके पास, क्योंकि वो 22 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। तो प्रेजेंट जो कंडीशन है उसमें बीजेपी के पास बहुमत है, कम बहुमत है, मतलब यदि 2, 4, 8, 10 लोग आसपास है, इनका कहना है आसपास कम बैठे बहुमत हैं। है। लेकिन अब कि ये वो जो भी एक तनाव हमेशा प्रवीण जी, बना जो भी रहेगा। गतिविधियां हैं वो 22, ये 24 उपचुनाव जब होंगे, उस 24 उपचुनाव के बाद क्या स्थिति बिल्कुल, बनती है, आप कह सकते हैं कि कर्नाटक का वो पॉलिटिकल सीन मध्य प्रदेश में भी दोहराया जाएगा। 24 उपचुनाव, वहाँ भी लगभग 26 उपचुनाव हुए थे कर्नाटक में, यहाँ 24 उपचुनाव होंगे। उस 24 उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 5 सीट भी जीत लेती है तो वो कंफर्टेबल बहुमत में आ जाएगी। तो ये उपचुनाव कब होंगे, क्योंकि पहली प्राथमिकता तो कोरोना की है। कमल कस्तूरी जी, ये मंत्रिमंडल में विभाग ना बांटकर संभागों की जिम्मेदारी देना, ये नया प्रयोग है। अभी तक मंत्रिमंडल में विभागों की जिम्मेदारी दी जाती थी, इस बार विभागों की जिम्मेदारी नहीं दी गई। मध्य प्रदेश की राजनीति सियासत को मैं पिछले लगभग 40 साल से एक बतौर पत्रकार देख रहा हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी के पास कोई विभाग नहीं है और सबके पास सब विभाग हैं। 2 संभाग के आप मुख्यमंत्री हैं, आप ये भी कह सकते हैं। उस 2 संभाग में आपको सहकारिता विभाग में भी आप ही को काम करना है, गृह में भी आपको काम करना है और स्वास्थ्य में भी आपको काम करना है। ये प्रयोग कैसा रहेगा? नहीं, ये प्रयोग अभी है ही नहीं। ये प्रयोग तो खाली ये है कि आपको अभी कोरोना से लड़ाई करना है, और कोरोना से लड़ाई में आपको सरकार का सहयोग करना है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अधिकारियों और जनता के बीच में जो परेशानी चल रही है उसको अपने को दूर करना है। आज इंदौर जैसी जगह में आप देखेंगे 23-24 दिन हो गए, न तो सब्जी भाजी के पत्ते हैं न फ्रूट के पत्ते हैं।
अधिकारियों को बोलो तो कहते हैं कि नहीं, आप तो प्याज और आलू से रोटी खा लीजिए, दाल से रोटी खा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा नहीं करेंगे तो। जबकि आप देखें भोपाल में पूरी तरीके से सब्जी उपलब्ध है, फ्रूट पूरे उपलब्ध है। आज आपको तो कोई तकलीफ नहीं है। आज जिनके घर में बुजुर्ग लोग हैं, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, वरिष्ठों को, कि जिनको पपीता खाए बगैर प्रेशर नहीं आता है। उनको आज आप मानेंगे पाइल्स जैसी चीज़ें होने लग गई है उनको, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ही इतना है। वो रोज़ पपीता नहीं खाते थे तो उनको प्रेशर ही ठीक से नहीं आ पाता था। दूसरी चीज़, कई लोगों को टीबी के कारण प्रोटीन की ज़रूरत रहती थी। ऐसे कई फ्रूट्स हैं, ऐसी कई प्रॉब्लम हैं जो सरकार अब जा करके सुनना पड़ेगी। चूंकि अब नेता जो है, आज जैसे तुलसीराम सिलावट जी अपने यहाँ के नेता हैं, तो आज अपन उनको कोई भी बात बोलते हैं कि नहीं ये तो करना पड़ेगा पहलवान, ये जरूरी, तो वो अपनी बात अधिकारियों के बीच में उन्मुखता से रखेंगे कि नहीं ये तो करना पड़ेगा आपको, इसकी जवाबदारी आपको देना है। भाई आप, आज मोदी जी ने हमको बोला कि आपको 15 दिन का लॉकडाउन झेलना है, 14 तक सारी जनता ने सर स्वीकार करा। अब 14 दिन में भी आप उसका कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद आपने फिर बोल दिया कि नहीं अब 3 मई तक आपको करना। तो ऐसे तो इसका कोई अंत ही नहीं निकलना है कोई भी चीज का। तो इसके लिए सरकार को सुविधाएं तो जुटा के जनता को देनी ही पड़ेगी। क्या राजनीतिक नेतृत्व आ जाने से ये प्रशासन, अब जो आप कह रहे हैं कि प्रशासन अपने हिसाब से चल रहा था, तो अब राजनीतिक नेतृत्व आ जाने के बाद कहीं ना कहीं जनता की बहुत बात जो है वो प्रशासन तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी। मेरा बिल्कुल आपसे यही कहना है कि जनता की बात बिल्कुल सुनी जाएगी, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि है वो जनता का प्रतिनिधि होने के कारण वो अपनी बात रख रहा है वहाँ पे बैठ करके मीटिंग में, कि नहीं जनता चाहती है कि उसको फ्रूट और सब्जी उपलब्ध। आज किसानों की इतनी ज़्यादा सब्जियां खराब हो रही है, फ्रूट खराब हो रहे हैं, वो लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं, फसलें खराब कर रहे हैं। तो ये कैसा कानून है? मुख्यमंत्री तक भी कहीं ना कहीं प्रवीण जी एक फीडबैक पहुंच पाएगा, क्योंकि आप दो संभाग के प्रभारी है मंत्री लगातार मीटिंग करेगा, जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाएगा, अधिकारियों के साथ समन्वय बनाएगा, खुद उसको क्षेत्र के बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो एक वास्तविक फीडबैक, अभी तक जो फीडबैक मुख्यमंत्री तक पहुंचा था वो प्रशासनिक तरीके से पहुंचा था, जो कलेक्टर एसपी रिपोर्ट देते थे वो मुख्यमंत्री के पास जाती थी। लेकिन अब एक जनता का फीडबैक भी मुख्यमंत्री तक जा पाएगा, तो कहीं ना कहीं उससे बेहतरी होगी। निश्चित तौर पर इंदौर का मैं उदाहरण दूं आपको। इंदौर के कुछ अधिकारी लगातार मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री सचिवालय को गलत आंकड़े परोस रहे हैं। मैं सबसे बड़ा उदाहरण दूं आपको, इंदौर के जो घर घर में जाकर स्वास्थ्य सर्वे का है, 4 दिन पहले इंदौर जिला प्रशासन के प्रेस नोट में जानकारी दी गई कि लगभग 6-7 लाख सर्वे कर लिए गए हैं। स्क्रीनिंग हो गई है, घर घर जाके पूछताछ हो गई है, जिससे सर्वे स्क्रीनिंग का शब्द दिया गया है। उसके अगले दिन मुख्यमंत्री जी फेसबुक पर लाइव थे दोपहर में 3 बजे। उन्होंने उस आंकड़ों को बताया 4 लाख का, जो एक दिन पहले 6-7 लाख बताया गया था, वो 4 लाख का बताया। और इस बीच में हमारी एक संभाग के वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि लगभग 35,000 स्क्रीनिंग घरों पर जाकर हुई है। और अब 2 दिन पहले ये दायित्व नगर निगम के कमिश्नर को सौंप दिया गया है कि शिकायतें आ रही थी तो आप संभालिए इस काम को। तो उन्होंने बताया कि लगभग 2 लाख हो चुके हैं। अब 7 लाख, 4 लाख, 35,000, 2 लाख, मतलब ये एक आंकड़ों की जो जादूगरी चल रही है इतने संक्रमण के काल में। ऐसे ही मौत का आंकड़ा है, पूरा शहर जानता है कि कोरोना से पीड़ित लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, यदि हो रहा है तो उनकी लेकिन काफी लोग ठीक होकर भी तो आ रहे हैं। नहीं, मैं आंकड़े मरने जो मर गए हैं, जो मर चुके हैं, जरा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो मर चुके हैं, स्थिति नहीं, लोग ठीक होकर भी आ रहे हैं। मैं सिर्फ एक आंकड़े और जो फीडबैक जा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। 71 लोग अभी तक डिस्चार्ज हुए हैं, 71 लोग ठीक होकर के अभी तक घर पहुंचे कोरोना से। क्वारंटाइन सेंटर से भी लोग रिहा हो गए घर। क्वारंटाइन सेंटर तो 14 दिन उनको संपर्क के कारण रखा गया था। आज भी दलियापट्टी में बहुत सारे लोग जो पॉजिटिव थे ठीक होकर घर पहुंचे हैं। नहीं, पॉजिटिव मैंने आपसे क्या कहा, अभी तक 71 लोग छूटे हैं, आज 8-10 की और बारी। अभी तक 71 इंदौर में आंकड़ा है, सुबह ही मैंने वो खबर आज चलाई है। एक बता रहा था कि सर्वे में आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके बाद जो लोग इंदौर में मर रहे हैं उनकी बीमारी को छुपाया जा रहा है। पिछले 15 से 20 दिन में इंदौर में 300 से 400 मौतें सांस की बीमारी से, हृदयघात से, इन चीज़ों से हुई है, जो कहीं ना कहीं कोरोना से ही पैदा हुई है। ये वो मरीज हैं जो पहले बीमार नहीं थे 20 दिन पहले तक, एकदम से इनको बीमारी हुई, सांस की बीमारी हुई, गले की बीमारी हुई, और कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक और निमोनिया, इस तरह का डेट ऑफ कॉज लिख के दे दिया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। मेरा कहना है क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? यदि कोई मरीज मरा है किसी वजह से तो उसको बताया जाए। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़, जो रिपोर्ट्स हैं 10-10, 11-11, 12-12 दिन, ऐसे मैं आज की तारीख में भी कई मरीज बता सकता हूँ जिनको 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 11 दिन हो गए हैं, जिनकी सेकंड रिपोर्ट नहीं आई है, जिनकी थर्ड रिपोर्ट नहीं आई है,
जिनकी फर्स्ट रिपोर्ट भी नहीं है। इस तरह के अलग अलग मरीज हैं जो लंबे समय से सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रशासन द्वारा रोज ये दावा किया जाता है कि हमारे यहाँ बहुत कम सैंपल पेंडिंग पड़े हैं और 24 घंटे 48 घंटे में हम लोग जांच रिपोर्ट सामने लाके पेश कर देते हैं। मंत्रिमंडल ये में एक मंत्रिमंडल नुकसान आने से जो है क्या होगा? ब्यूरोक्रेसी का। ये सब समस्या अपनी जगह पर है, लेकिन नए मंत्री आ जाने से क्या समस्या दूर हो जाएंगी प्रवीण जी? कुछ नहीं, हद तक बात तो रखी इन्होंने कहा जाएगी, कि कुछ हद तक जनप्रतिनिधि हमारी बात तो सुनी इंदौर में जाएगी जैसे जनता की। कैलाश विजयवर्गीय जी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया है और उनसे कहा है, तो उनके भी विचार यही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हो रही है और आंकड़े जिस तरह के बताए जा रहे हैं वो मैदानी स्तर पर अलग मसला है। तो मैं समझता हूं कि जैसे कैलाश विजयवर्गीय मैदान में है, तो एक और तुलसी सिलावट भी हमें मिले हैं जिनकी पहुंच, क्योंकि हो ये रहा है कि अधिकारी जो हैं वो किसी की भी बात सुन जरूर लेते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, सुन लेते हैं वो मानते नहीं है। राजनीतिक प्रतिनिधि में हमको ये उम्मीद है कि तुलसी सिलावट हो, कैलाश जी हो या महापौर हो, सांसद हो, जो भी इंदौर के बड़े नेता हैं, ये लोग कहीं ना कहीं सुनेंगे भी और समझेंगे भी और अपनी बात को प्रतीक भाई एक चीज और मैं एक इसमें मंच तक बताना चाहूंगा मैं खारीवाल जी के आगे कि अभी भी 1000 रिपोर्ट अपने यहाँ पे आना पेंडिंग है, जिनके रिजल्ट आना पेंडिंग है, वो लोग इधर उधर भटक के पड़े हुए हैं सब जगह। देखिए, कोरोना की विभीषिका से पूरा विश्व जूझ रहा है, भारत भी जूझ रहा है, मध्य प्रदेश जूझ रहा है, वो एक अलग विषय है। नहीं, इसमें मैं आपसे ये बोलना हम चाहूंगा कि मंत्रिमंडल- ये मेडिकल इमरजेंसी है। ब्यूरोक्रेसी अभी भी इसको लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चला रही है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलने वाली नहीं है नहीं, चीज। मेरा दूसरा विषय कमल जी, मैं कह रहा हूँ कि ये मंत्रिमंडल में हमारे नए मंत्री 5 मंत्री आ जाने के बाद क्या इन तमाम स्थितियों जिनका जिक्र आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं, क्या इसमें सुधार आने की उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल आएगा। हमारा बिल्कुल सही है, बात क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री तक सही बात पहुंचेगी, रखी सही बात जाएगी। पार्टी आलाकमान तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर उसमें सुधार होगा। अभी तो दबाया जा रहा है, मैं दोनों तीनों उदाहरण मैंने दिए हैं कि अभी चीजों को दबाई जा रही है और दबाने से कभी भी कोई सी भी बीमारी का हल नहीं निकलेगा, वो और कोड़ में बदल जाएगी। एक अगर हम क्षेत्रीय बात करें कमल जी, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो अभी एक एक जगह से, जैसे मैंने कहा कि चंबल से नरोत्तम मिश्रा हो गए, बुंदेलखंड से गोविंद राजपूत हो गए, मालवा निमाड़ से तुलसी सिलावट हो गए, तो अभी भी कहीं ना कहीं विंध्य का प्रतिनिधित्व नहीं है इस पूरे 5 मंत्रिमंडल में। क्योंकि जो शहडोल वाली हैं उमरिया जिले की मीना कुमारी जी, मानपुर विधानसभा, वो मानपुर विधानसभा अनूपपुर जिला, वो महाकौशल का प्रतिनिधित्व करती हैं। विंध्य छूट गया है। राजेंद्र शुक्ला हम कह सकते थे कि वहाँ के कद्दावर नेता हैं, वो छूट गए। तो क्या कहीं ना कहीं 5 की जगह 6 मंत्री बनाने थे, विंध्य से भी प्रतिनिधित्व देना 6 था? बनाने थे तो 12 में भी कोई दिक्कत नहीं है, मंत्री तो आपकी मर्जी से बना ही सकते थे आप, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। 12 भी बनाते आप तो क्या दिक्कत है? कांग्रेस अगर रोज बोल रही थी कि नहीं आपको 12 बनाने ही चाहिए संविधान के हिसाब से, तो आपको तकलीफ क्या थी 12 बनाने में? फिर भी चूंकि इतने वरिष्ठ लोग वहां पर बैठे हैं, दिल्ली से भोपाल से, सबने अपनी चर्चा करके, अब इसका इतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि विंध्य से कोई है या नहीं है। 3 के बाद जो भी अगले मंत्रिमंडल बनना है उसमें ये सब तय तो वो कंप्लीट मंत्रिमंडल वो बनेगा। हो जाएगा उसमें। अब गोपाल भार्गव जैसों को मंत्री नहीं बनाया, जो कि इतने बार से 8-8 9-9 बार के विधायक हैं, उनका तो नहीं बनाना ही नेता अपने आप में प्रतिपक्ष बड़ी थे बात वो। है, नेता प्रतिपक्ष थे। जैसे राजेंद्र शुक्ल जी का आपने बताया, सारंग जी का बताया, इसलिए ये अभी ये मुद्दा नहीं कि किसको बनाया है किसको नहीं बनाया है, बहुत सारे कौन सा क्षेत्र छूटा है, छूट गई। अभी ये मुद्दा ही नहीं। अभी तो आप एक ही बात करिए कि ये जो 5 लोग बने हैं, ये 5 लोग आपस में कैसे सरकार से कोऑर्डिनेशन, सरकार और अफसरों के बीच में, ब्यूरोक्रेसी के बीच में कोऑर्डिनेशन सबसे जरूरी है अभी, जो सबसे कमजोर है अभी सरकार का पक्ष। तो नए मंत्री जो हैं वो सरकार और ये मुख्यमंत्री जी ने जो अपेक्षा करी है, पहले कैबिनेट मीटिंग जो मुख्यमंत्री जी ने ली है, उसमें उन्होंने यही अपेक्षा की है कि संभागायुक्त, कलेक्टर, एसपी, डीआईजी और आईजी के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन बनाना और जिस तरह की व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग के साथ वो चलना। क्योंकि कल राजगढ़ जिले में जिस तरह से डॉक्टर और कलेक्टर के बीच में तलवारें खिंच गई थी, डॉक्टर हड़ताल भी जाने चले गए थे, कलेक्टर के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था, तो इस तरह की घटनाएं भी अब धीरे धीरे होने लगी हैं। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जो है वो 23 अप्रैल को काला दिवस मनाने जा रहा है, मोमबत्ती जलाने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों के साथ बदतमीजी नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे कोरोना का दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे अभी एक मिनट रोकना चाहूंगा मैं प्रतीक भाई आपको। अभी भी कल ही हमारे को एक सीनियर डॉक्टर ने बताया था कि हमारी एक नर्स अभी में पॉजिटिव हुई, हमने उसको नर्स को चोइथराम हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए भेजा था, तो उससे वहाँ पे चोइथराम वालों ने पहले एडवांस पैसे मांग लिए कि आप पहले एडवांस पैसे जमा करिए फिर हम इसके एडमिट करेंगे। जबकि कोरोना पॉजिटिव हुई, का इलाज फ्री है, कोरोना का इलाज फ्री है, और जबकि उसको चोइथराम का जो है इन्होंने सरकारी और एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ही रखा है कि जो हमारे लोग हैं उनको कम से कम फटाफट ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाए, जिससे बाकी जो हमारे
कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं उनको एक विश्वास रहे कि नहीं, अगर हमें कोरोना हो भी जाता है तो सरकार हमारी मदद करेगी। अब ऐसी पोजीशन में डॉक्टर लोग हड़ताल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे कि उनके ही अगर मेडिकल स्टाफ के से अगर आप पैसे मांग लेंगे, और प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से इस चीज को कल दबाया, मैं आपको इंटरनल ये चीज बता रहा हूं कि बड़ी मुश्किल से इस चीज पे दबाया, डॉक्टर लोग बहुत जबरदस्त नाराज थे इस चीज के ऊपर। तो ऐसा नहीं कि ये खाली राजगढ़ में ये परेशानी अपने आप में भी चल रही है इंदौर में, इसको भी आपको देखना ये पड़ेगा। नया मंत्रिमंडल को यही जिम्मेदारी दी गई है कि वो कोऑर्डिनेशन को बनाए, समन्वय को बनाए। संघ का भी इसमें कहीं ना कहीं प्रवीण जी इसमें दखल दिखाई दे रहा है। कमल पटेल जो है वो संघ की पसंद है और उनको मंत्री बनाया गया है। तो क्या संघ पूरी तरह से निगाह रख रहा है मंत्रिमंडल के ऊपर? निश्चित तौर पर ये जो 5 मंत्रियों के नाम आए हैं, इसमें चौंकाने वाला यदि कोई नाम है तो वो कमल पटेल का है, जिन्हें बगैर प्रयास किए मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं संघ की भूमिका है। जिस तरह की एंड टाइम पे शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाने में संघ की भूमिका रही, वैसे ही कमल पटेल की भी लॉटरी लगी है। मुझे लगता है कि इसके साथ वो एक मर्तबा उनके पास चिकित्सा शिक्षा विभाग भी रहा है। तो नरोत्तम मिश्रा स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, तुलसी सिलावट स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, कमल पटेल चिकित्सा मंत्री रहे। तो मुझे लगता है कि कहीं ये सोच रही है कि इनके मेडिकल से जुड़े लोगों को, इनके अनुभव का लाभ इस समय कोरोना पीड़ितों को मिले, और जो जिले हैं जहाँ पर कोरोना फैला हुआ है वहाँ पर इनकी सूझबूझ का उपयोग सरकार कर सके। बहुत धन्यवाद प्रवीण खारीवाला, आपको बहुत शुक्रिया। कमल कस्तूरी जी आपका। और कुल मिलाकर ये 5 टीम जो बनी है, जिसको नैनो मंत्रिमंडल भी आप कह सकते हैं, टीम शिवराज भी आप कह सकते हैं, और शिवराज और महाराज की टीम भी आप कह सकते हैं। तो जो शिवराज और महाराज की जो 2020 की टीम बनी है, इसमें निश्चित रूप से लोग भले ही कम हैं, लेकिन लोग अनुभवी हैं, कद्दावर हैं, उनको प्रशासनिक अनुभव बहुत है। जैसे कि मैंने कहा कि 1 दर्जन विभाग के मंत्री रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, कई विभागों के मंत्री रहे हैं कमल पटेल, और सारे जो गोविंद राजपूत हों, तुलसी सिलावट हों, पहले मंत्री रह चुके हैं। तो ये एक मजबूत और अनुभवी टीम शिवराज ने बनाई है, और इस उम्मीद के साथ बनाई है कि वो समन्वय स्थापित करेगी। इसलिए विभाग नहीं बांटे गए। मध्य प्रदेश की राजनीति में पहला प्रयोग विभागों को बांटने की बजाय संभागों की जिम्मेदारी दी गई है, और कहा गया है कि वो अधिकारियों और जनता के बीच में समन्वय बनाए, अधिकारियों और डॉक्टर्स के बीच में समन्वय बनाए। और जैसा कि हमारे दोनों मेहमान पत्रकार कह रहे थे कि एक फीडबैक जो मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए, ज़मीनी हकीकत जो ऊपर तक पहुंचना चाहिए, वो इसके बाद पहुंच पाएगी। क्योंकि अब नेतृत्व जो है वो जनप्रतिनिधि करेंगे, और लगातार ग्राउंड लेवल लेवल जीरो से जो हमारे पास रिपोर्ट आएगी वो मुख्यमंत्री तक जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर प्रशासनिक स्तर पर कुछ आंकड़ों की जादूगरी करने की कोशिश की जा रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो शायद अब नहीं हो पाएगी। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।